गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे 1935 का प्रांतीय स्वायत्त शासन अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्त शासन अधिनियम यह हमारे 1919 के द्वैत शासन के अंत और 1935 के प्रांतीय स्वायत्त शासन अधिनियम का प्रारंभ माना जाता है। जहां हमारी व्यवस्था की बात हम करते हैं, 1919 का जो द्वैत शासन अधिनियम था, जो कि हमारा दो भागों में विभाजित था, रक्षित और हस्तांतरित, दोनों ही विषयों के माध्यम से हमारी पूरी व्यवस्था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीयों पर लागू की गई थी, उसे बताया गया था। 1919 के अधिनियम में हमारे दो भागों में इसका विभाजन किया गया था, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय हमारे सारे गवर्नर जनरल के हाथों में निहित थे और हस्तांतरित विषयों में कुछ शक्तियां हमारे भारतीयों को प्रदान की गई थी। इसके ठीक विपरीत 1935 का जो प्रांतीय स्वायत्त शासन अधिनियम आया, वह हमारी भारतीयों की सुविधा के लिए लाया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमारी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लाया गया। जैसा कि नाम से ही विदित है, प्रांतीय स्वयं शासन अधिनियम, यानी प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को दो भागों में विभाजित किया गया। इसके दो पहलू माने गए। पहला, प्रांतों में केंद्र का नियंत्रण। दूसरा, प्रांतीय कार्यपालिका प्रांतीय व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी हो। यानी प्रांतों को हमने स्वायत्तता तो प्रदान की, लेकिन साथ ही उसे थोड़े से कुछ शक्तियां देकर गवर्नर जनरल के हाथों में ही निहित कर दिया गया। इस संविधान की व्यवस्था जो 1935 का अधिनियम था, इसकी निम्न विशेषताएं मानी जाती हैं। सबसे पहले, प्रांतीय कार्यपालिका शक्ति गवर्नर के हाथ में निहित थी। सारी शक्तियों को कौन चलाता था? हमारा गवर्नर जनरल। साथ ही मंत्रियों की नियुक्ति, पदमुक्ति के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में से, हमारे जो आज की व्यवस्था है, विधानमंडल के दोनों सदनों में से एक सदन की सहमति अनिवार्य मानी गई है। उसी तरीके से प्रांतों के अंतर्गत हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जी व्यवस्था की थी, उसके अंतर्गत जो हमारे मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, वह है प्रधानमंत्री के दोनों सदनों में से एक की नियुक्ति के आधार पर किया गया था। देन मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। लेकिन मताधिकार तो हमारा का विस्तार हो गया, लेकिन इसमें हमने किस चीज को महान प्रधानता दी थी? योग्यता को। और योग्यता भी कितनी? वकील के समकक्ष प्राप्त योग्यता। भारत के अंतर्गत वैसे ही गरीबी बहुत ज्यादा थी, शिक्षा का अभाव था, और उस परिस्थिति में व्यक्ति वकीलों के समकक्ष योग्यता प्राप्त कर सके, यह बहुत ही मुश्किल था। यानी कुछ गिने चुने व्यक्ति ही ऐसे थे जिन्होंने यह योग्यता हासिल की और प्रशासन में अपनी सहभागिता निभाई। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये जो अधिनियम है, जिसे हम प्रांतीय स्वायत्त शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं, वह स्वायत्त शासन हमारी प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए किया गया। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एक श्वेत पत्र के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन का अंत करके, ये प्रांतों में द्वैत शासन का जो अंत हो गया, उसमें स्वशासी संस्थाओं का स्वयं नियंत्रण की बात कही गई। यानी ये हमारी व्यवस्था किस आधार पर रही? जहां पर द्वैत शासन तो खत्म हो गया रहा, वहां पर प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई। कहने को तो स्वायत्तता प्रदान की गई है, लेकिन हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत सारी शक्तियां फिर भी मर्ज होकर कहाँ जा रही हैं? हमारे गवर्नर जनरल के पास। इस व्यवस्था की जो विशेषताएं थी, उसके अंतर्गत हमने मताधिकार को बढ़ाया, तो योग्यता रख दी उसके साथ में। यानी हमारी व्यवस्था के अंतर्गत हमें अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करने का अधिकार हमें प्रदान नहीं किया गया। साथ ही प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन से व्यक्ति आएंगे? जो कि आपके वकीलों की समकक्ष योग्यता प्राप्त कर चुके होंगे, उन्हीं को ही हम अपनी इस व्यवस्था में ले सकते हैं। यानी यहाँ पर भी कौन सा व्यक्ति नियुक्त हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। साथ ही अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। प्रांतों को संघ में शामिल होना अनिवार्य माना गया। अखिल भारतीय संघ का निर्माण तो हो गया, लेकिन उसमें भारतीयों का जो शामिल होना है वह कंपलसरी कर दिया गया, यानी उन्हें शामिल होना ही पड़ेगा। साथ ही वैध शासन का अंत करके स्वतंत्र स्वदेशी संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया। स्वतंत्र स्वदेशी आधार जो प्रदान किया गया, उसका मेन मकसद क्या था? भारतीयों को कुछ अधिकार देना, जिससे कि वे संतुष्ट हो जाएं। प्रांतों में भारतीयों को अधिकारों के माध्यम से संतुष्ट करने की कोशिश की गई। किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। संघीय विषय गवर्नर के पास रहे
और उसकी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की गई। यानी यहाँ पर हमारी क्या व्यवस्था आ गई, वापस से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पूरी सत्ता का चले जाना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र में अगर द्वैध शासन है यानी वही प्रांतीय और रक्षित और हस्तांतरित विषयों की व्यवस्था अगर हमारी व्यवस्था के अंतर्गत है तो केंद्र के अंतर्गत सर्वे सर्वा कौन हो गया, हमारा गवर्नर जनरल। मंत्रियों से क्या आशा की गई कि वह उनकी सलाह के लिए रखे गए हैं, यानी उनको कामों को करने के लिए रखे गए हैं। उनकी जो सहायता है, उनकी जो व्यवस्था है, वह स्वयं की राय कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मंत्रियों के माध्यम से सारे कार्यों को संपन्न किया जाएगा। साथ ही विधानमंडल में मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। अब मताधिकार का विस्तार तो हमने कर दिया, लेकिन मताधिकार की संख्याओं में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो मताधिकार के अंतर्गत आएंगे। स्त्रियां पढ़ी हुई होती नहीं थी, उन्हें कम अधिकार दिए गए थे। शक्ति का विभाजन कर दिया गया। शक्तियों की इनकी जो व्यवस्था थी वो किस माध्यम से थी, सबसे पहले तो रक्षित और हस्तांतरित विषयों के माध्यम से कार्यों का विभाजन, जो कि द्वैध शासन व्यवस्था में उन्होंने बताया था। अब यही व्यवस्था हमारी जो शक्तियों के विभाजन की बात आई, अब हमें हमारी ये जो शक्तियां हैं किसमें परिवर्तित हो गई, प्रांतों के अंतर्गत स्वयं शासन की व्यवस्था के आधार पर। यानी प्रांतों में हमारे स्वयं की व्यवस्था होगी जिस पर केंद्र का नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन संघीय न्यायालय की व्यवस्था क्षेत्र में अतिक्रमण ना करे। कहने को तो अतिक्रमण ना करे, लेकिन संघीय न्यायालय हमारा क्या किसके आधार पर काम करता था, हमारे गवर्नर जनरल के आधार पर। हमें कुछ शक्तियां तो प्रदान की गई, हमारी इस व्यवस्था की कुछ विशेषताएं रही जिसके माध्यम से हम ये मान सकते हैं कि ये अधिनियम 1935 का जो अधिनियम है वह भारतीयों की सुविधा के लिए लाया गया, जिसमें प्रांतों में स्वायत्तता का प्रावधान दिया गया। साथ ही भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। बर्मा, बरान और अदान, ये 3 राष्ट्र कौन कौन से, बर्मा, बरान व अदान को भारत सरकार के नियंत्रण में से अलग करके किसके नियंत्रण में कर दिया गया, इंग्लैंड की गवर्नर के नियंत्रण में। यानी हमारी व्यवस्था फिर से कहां पर अधीन हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। यानी ये पूरा जो शासन अधिनियम था जिसे हम 1935 के प्रांतीय स्वायत्त शासन अधिनियम के नाम से जानते थे, कहने को तो भारतीयों की सुविधाओं के लिए आया था, भारतीयों को प्रांतों में अधिकाधिक अधिकार प्रदान करने के लिए आया था, लेकिन यह व्यवस्था हमारी दोषपूर्ण रही। वो क्यों, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत जिसे हम प्रांतीय स्वायत्त शासन अधिनियम कहते हैं, इसके अंतर्गत हमने क्या किया, पूरी व्यवस्था हमारी जो अपनाई गई वह किसके माध्यम से अपनाई गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीयों की सुविधा के लिए। लेकिन अंत में सारी शक्तियां किसके हाथ में निहित कर दी गई, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। तो इस तरीके से हमारा ये जो 1935 का द्वैध शासन अधिनियम है, जिसे कि हम एक श्वेत पत्र के माध्यम से भारतीयों के प्रदान किया गया, भारतीयों की सुविधा के लिए लाया गया, भारतीयों के अंतर्गत जो संवैधानिक सुविधाएं प्रदान की गई उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे सामने आया। इस व्यवस्था की हमारी निम्न आलोचनाएं भी मानी जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारी व्यवस्था की, जहां हमारा ये 2 पहलुओं में था, प्रांत केंद्र का नियंत्रण में और प्रांतीय कार्यपालिका प्रांतीय व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी हो। वहीं इस व्यवस्था की निम्न आलोचना मानी जाती है। सबसे पहली आलोचना क्या होती है इसकी, यह जो व्यवस्था थी, यह व्यवस्था दोषपूर्ण थी। इसे हम दोषपूर्ण व्यवस्था क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें कहने को तो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, लेकिन केंद्र और प्रांत 2 भागों में जो विषयों का बंटवारा किया गया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे बजट की मानी जाती है, और वह बजट ही हमारे गवर्नर जनरल के अधीन था। यानी प्रांतीय स्वायत्त शासन व्यवस्था में भी बजट की पूरी वित्त की पूरी व्यवस्था हमारी किसके अधीन रही, हमारे गवर्नर जनरल के अधीन। साथ ही इसका आकार, जनसंख्या और महत्व भिन्न थे। यानी हमारी व्यवस्था का क्या आधार रहा था, इसकी आलोचना हम क्यों करते हैं,
क्योंकि यह व्यवस्था ही दोषपूर्ण थी। जनसंख्या, इसका आकार, इसका महत्व, जो कि एक प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है। कोई भी शासन व्यवस्था अगर हम अपनाते हैं तो उसके अंतर्गत जितनी भी शक्तियां होती हैं वह इस सभी आधारों पर महत्वपूर्ण रहती हैं। उनके आधार पर ही व्यक्ति अपने कार्यों का विभाजन करता है, तो इसके लिए ऑथोराइजेशन भी उसी का ही होता है। लेकिन हमारी इस द्वैध शासन की व्यवस्था के द्वारा प्रांतीय स्वय शासन जो व्यवस्था आई, उसके अंतर्गत ये सारे अधिकार हमारे किसके पास प्रदान किए गए? गवर्नर जनरल के पास। कहने को तो थे हमारे भारतीयों के पास, लेकिन रहे किसके अधीन? गवर्नर जनरल के, जहां पर प्रांतीय शासन भ्रमपूर्ण था। कहने को तो प्रांतों में हमें स्वायत्तता प्रदान की गई, लेकिन इसकी स्थिति क्या थी? भ्रमपूर्ण। यानी हमारी व्यवस्था का क्या आधार आ गया? प्रांतों में हमें स्वायत्तता प्रदान की गई, लेकिन ये सारी स्वायत्तता हमारे किसके अधीन चली गई? हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। यहाँ पर सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया। अब किसी भी देश के अंतर्गत जब सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली आ जाती है तो वहां पर सारे अधिकार नियम किसके पास आने चाहिए? वहां की व्यवस्था के ऊपर, वहां के व्यक्तियों के ऊपर, वहां के मंत्रियों के ऊपर। लेकिन इस व्यवस्था में ये सारे अधिकार किसके पास मर्ज होकर चले गए? हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं था। यानी हमारी व्यवस्था फिर से कहाँ गई? गवर्नर जनरल के हाथ में। भारतीयों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। अब जब भारतीय निर्णय ही नहीं ले पाएंगे अपने कार्यों के प्रति, तो वो कैसे कार्यों को संपन्न कर पाएंगे? यानी कहने का अर्थ सिंपल है, 1935 का जो प्रांतीय स्वायत्त शासन अधिनियम है, जिसको कि हम द्वैध शासन का अंत और प्रांतीय स्वायत्त शासन का आरंभ मानते हैं, वह व्यवस्था हमारी क्या रही? कहने को प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई, प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई, लेकिन फिर भी यह एक आलोचना का पात्र रही। क्यों? क्योंकि यह व्यवस्था ही दोषपूर्ण थी। इसमें जो सारे कार्य किए गए वह ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता के लिए थे। प्रांतीय शासन भ्रमपूर्ण था। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थी, और भारतीयों को इसमें कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया। एक तरफ अधिकार दिए गए और दूसरी तरफ उसे अपंग बना दिया गया। यानी ये व्यवस्था हमारी किस रूप में आ गई? एक तरफ भारतीयों को अधिकार दिए, यानी उन्हें प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की, स्वयं का शासन चलाएं, और दूसरी तरफ उन्हें अपंग बना दिया गया। अपंग कैसे बना दिया गया? सारा नियंत्रण किसके हाथ में दे दिया गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में, जो कि गवर्नर जनरल के हाथ में सारे कार्यों को संपन्न करता था। इन सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, काम को करने के लिए किसकी जरूरत थी? वित्त की। और बजट का अधिकार किसका हुआ? गवर्नर जनरल का। सिंपल सी स्थिति है। यह व्यवस्था हमारी, क्योंकि इन सारी ही व्यवस्थाओं के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पूरी व्यवस्था को बनाए रखने का प्रावधान दिया कि किस प्रकार से भारतीय व्यवस्था कार्य करेगी। 1935 का जो ये हमारा अधिनियम है, यह कैसे कार्यों को संपन्न करेगा,
इसके अंतर्गत इन्होंने अपनी व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्वायत्तता का रूप प्रदान कर दिया गया। यानी 1935 का अधिनियम किस रूप में जाना जाने लगा? हमारा स्वायत्त शासन अधिनियम, यानी भारतीयों का शासन भारतीयों के द्वारा संपन्न किया जाएगा। प्रांतों में उन्हें पूर्णतः स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, लेकिन केंद्र तो पूर्ण रूप से अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अधीन थे, इसलिए यह शासन सफल सिद्ध नहीं हो सका। नेक्स्ट के अंतर्गत हम इसके आगे की व्यवस्था को देखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।